ओके, सो अब हम द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो कि 1936 का है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो एक्ट है ये यहाँ पे क्यों बनाया गया था, तो इसका रीज़न ये था कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज़ थे और आज भी हैं जो कि यहाँ पे काम तो करवा लेते हैं और जब पैसा देने की बारी आती है तो उस टाइम पे वो लोग पैसा नहीं देते हैं, या फिर पैसा जब देते भी हैं तो वो बहुत लेट से देते हैं। अब इसका पहले जो एक एक्ट था जहाँ पे हमने बात किया था मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में, तो उस एक्ट में हमने बेसिकली ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो भी लोग मतलब जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो जब अपने एम्प्लॉयज़ से काम करवाते हैं तो वो लोग काम तो निकलवा लेते हैं, बट काम निकलवाने के बाद सैलरी नहीं देते, या फिर सैलरी जो देते हैं वो कोई सैलरी काम का रहता ही नहीं है। तो इसी वजह से सभी लोगों को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ जो वेजेस या फिर सैलरी है वो मिल सके, इसको इंश्योर करने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो बहुत बाद में यानी कि आज़ादी के 1 साल बाद बनाया गया था। बट ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है ये सबसे बेसिक ही वेजेस वाला लॉ है जो कि मेनली यहाँ पे जो वेजेस है वो दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है ये इसको यहाँ पे गवर्न करता है। तो ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है ये 1936 का एक एक्ट है और ये बेसिकली क्या करता है कि लोग जब किसी से काम करवा लेते हैं बट उसे पैसा नहीं देते तो उसको वो एक बहुत ख़राब चीज़ है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये एक्ट यहाँ पे बनाया गया था ताकि जो भी लोग यहाँ पे एम्प्लॉई बन करके किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम करते हैं तो वो सभी के सभी लोग यहाँ पे जो भी सैलरी उनको मिलनी चाहिए वो यहाँ पे सैलरी मिल सके। अब सैलरी यहाँ पे कितनी मिलनी चाहिए वो तो मिनिमम वेजेस एक्ट में हम लोग देख चुके हैं, बट सैलरी मिलनी चाहिए ये इस एक्ट में है। अब अगर बात करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो पहला यही है रेगुलेटिंग पेमेंट ऑफ वेजेस, इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स एंड डिडक्शंस फ्रॉम वेजेस। मतलब बेसिकली जो भी आदमी यहाँ पे काम करवा रहा है वो यहाँ पे वेजेस का पेमेंट करे, इस बात को रेगुलेट करना, और अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर में यहाँ पे अच्छा खासा फाइन लगाना, और उसके साथ साथ अगर कुछ डिडक्शन वगैरह वेजेस में से जो है वो अलाउड हैं तो उनको यहाँ पे स्पेसिफाई करना। मतलब बेसिकली जितने भी लोग हैं वो अपना यहाँ पे सारा का सारा जो पेमेंट है वेजेस का वो यहाँ पे कर दें, अगर नहीं करे तो उनके ऊपर में जो यहाँ पे फाइन है वो लगाया जाए, और अगर पेमेंट करते वक्त कोई डिडक्शन वगैरह अगर यहाँ पे जैसे बहुत जगह पे टीडीएस काटा जाता है, जितने भी ईएसआई वगैरह होते हैं वो सब कटते हैं, तो वो सब यहाँ पे ये रहेंगे। नाउ एलिमिनेटिंग ऑल मैल प्रैक्टिसेस बाय लेइंग डाउन वेज पीरियड्स एंड टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। अब जितने भी यहाँ पे कुप्रथा थे, मतलब जो भी यहाँ पे गलत चीज़ होता था इन द एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, उनको एलिमिनेट करना ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे बात था। अब वो कैसे एलिमिनेट किया गया, तो वेज पीरियड मतलब बेसिकली एक वेज पीरियड यहाँ पे बता दिया जाता था, और उस वेज पीरियड के तहत किस तरीके से यहाँ पे पेमेंट वगैरह किया जाएगा वो भी यहाँ पे बता दिया गया है। मतलब बेसिकली पहले जो होता था कि पैसे नहीं देते थे तो बहुत लंबा समय लगाते थे, इंटरेस्ट भी नहीं मिलता था, तो वो सारी बातें यहाँ पे बता दी गई है कि पेमेंट कितना यहाँ पे दिन में करना है और किस तरीके से करना है वो भी यहाँ पे बता दिया है। नाउ टू गारंटी कंसिस्टेंट एंड फास्ट वेज पेमेंट, मतलब जो यहाँ पे पैसा वगैरह है वो कंसिस्टेंटली दिया जाए। मतलब अगर 1 महीने पे दे रहे हैं तो हर 1 महीने पे मिले, अगर 2 महीने पे दे रहे हैं तो हर 2 महीने पे मिले। ये नहीं कि कभी 1 महीने में दे दिया और कभी यहाँ पे 2-3 महीना लगा दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। और फास्ट वेज पेमेंट मतलब जल्दी जल्दी पैसा दिया जाए। To prevent wage employees from being exploited by eliminating arbitrary penalties and wage deduction। मतलब बेसिकली जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। जैसे बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फालतू का कोई यहाँ पे डिडक्शन वगैरह लगा करके उनका पैसा मार लेते हैं, और ये बहुत जगह होता है कि ये बोल देंगे कि
तुम उस दिन काम करने नहीं आए, तुमने ये तोड़ दिया, तुमने वो तोड़ दिया, मतलब अलग अलग बहानाबाजी कर करके वो लोग जो है अपने लोगों का पैसा मार लेते हैं। तो ये ताकि ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये लॉ यहाँ पे बनाया गया था। नाउ इट आउटलाइंस द ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेसेस टू पे वेजेस, फिक्स वेज पीरियड्स, कंपनसेशन शेड्यूल्स एंड मेथड्स, अलाउेबल डिडक्शंस एंड अदर रिलेटेड इशूज़। खैर ये तो वही बात, सारी बातें यहाँ पे रिपीटेड है। मेन जो इसका वही है कि वेज पेमेंट को रेगुलेट करना, और अगर वो ना हो तो उसमें पनिशमेंट देना, और उसके साथ साथ जो भी डिडक्शन वगैरह वेजेस से अलाउड हैं वो डिडक्शंस को यहाँ पे बताना। जितने भी मैल प्रैक्टिसेस थे यहाँ पे पहले वेज पेमेंट के रिगार्डिंग, उनको एलिमिनेट करना, कंसिस्टेंट और फास्ट तरीके से वेज का पेमेंट हो, और सारे एम्प्लॉयज़ को क्या बोलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। द एक्ट देयरफॉर एंश्योर्स पेमेंट ऑफ वेजेस इन अ पर्टिकुलर फॉर्म एट रेगुलर इंटरवल्स विदाउट अनऑथराइज्ड डिडक्शंस ड्यू टू एन ओवर अबंडेंस ऑफ लेबर दैट वाज अवेलेबल इन इंडिया ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच गेव ब्रिटिश मर्चेंट सिग्निफिकेंट सोशियो इकोनॉमिक लेवरेज। लोअर फोर्स वॉज रिड्यूस्ड टू अ लो इकोनॉमिक कंडीशन विथ नो नेगोशिएटिंग मार्केट पावर। जब दुनिया भर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो भारत में भी था, बट भारत में मतलब बेसिकली जो ब्रिटिश मर्चेंट्स होते थे या फिर जो भी अंग्रेज़ी बिजनेसमैन होते थे, तो उन लोगों के पास ये बहुत ज़्यादा पावर होता था कि वो लेबर को एक्सप्लॉइट कर देते थे। अब क्योंकि आपको याद होगा कि जो इसी टाइम पीरियड में 1936 के एक साल पहले जो है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था। तो बेसिकली जब आज़ादी के 10-12 साल पहले से ही जो अंग्रेज़ सरकार थी वो यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। तो बेसिकली हुआ क्या कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जैसे एक्ट्स यहाँ पे बनाए गए, तो उसी टाइम पीरियड में ये सारे एक्ट्स भी यहाँ पे बनाना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे जो हमारा यहाँ पे पावर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। ठीक है। सो एज अ रिजल्ट इंडियन एम्प्लॉयज हैड टू वर्क एंड लिव इन एबहॉरेंट सर्कमस्टेंसेज रिगार्डिंग देयर वर्क आवर्स। देयर वाज नो रेगुलेशंस इन प्लेस अंटिल 1891। एनी टाइप ऑफ सोशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस, ओल्ड एज, जॉबलेसनेस, एक्सीडेंट्स और अनएक्सपेक्टेड डेथ डिड नॉट एग्जिस्ट। देयर वाज नो प्रोविडेंट फंड प्रोग्राम, इंस्टेड अ सबस्टैंडर्ड मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोग्राम वाज इंप्लीमेंटेड इन द। ये सब तो खैर हिस्ट्री है, इसको यहाँ पे ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, बट एक बैकग्राउंड हम यहाँ पे अब जान चुके हैं कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है ये 1936 में बनाया गया था, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो भी 1935 में बनाया गया था। और उसी पीरियड के अगर हम आसपास में देखें तो अच्छा खासा जो क्या बोलते हैं सोशियो और इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो वहाँ पे हुआ था। तो उसी तरीके से बेसिकली ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है। खैर में उतना ज़्यादा हिस्ट्री यहाँ पे तो लिखना नहीं है, बेसिकली वही हमारा जो रीज़न है वो यहाँ पे है। अब डिस्कस अपॉइंटमेंट पावर एंड फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। हाउ इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, डिस्क्राइब द फंक्शंस, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्टर। अब याद रखना कि ये जो इंस्पेक्टर चीज़ है ये हर एक एक्ट में हमें लगभग में ऊपर नीचे करके मिल ही जाता है। अब इंस्पेक्टर कौन होता है, तो बेसिकली जो भी यहाँ पे इंस्पेक्शन का काम करता है, जो भी देख रेख का काम करता है, उसे हम लोग इंस्पेक्टर कहते हैं। सो फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन इंस्पेक्टर। एवरी इंस्पेक्टर शैल बी कंसिडर्ड अ public servant within the meaning of section 14(5) of the Indian Penal Code. The inspector of this act has the following authorities. Inspectors can investigate and examine employers to see if they are following the requirements set forth in this legislation. Inspector may enter, inspect and search any premises of any railway, factory, industrial or other institutions at any reasonable time for the purpose of carrying out the objects of this act. The inspector has the authority to supervise the payment of wages to persons employed on any railway, to seize or copy any registers or documents। मतलब बेसिकली वही सारी बातें मतलब जो नॉर्मल किसी इंस्पेक्टर को किसी दूसरे एक्ट से मिलती हैं वही सारी बातें इसको भी दी गई है कि इन्वेस्टिगेट करना और एम्प्लॉयर्स को एग्जामाइन करना, ये देखने के लिए कि हाँ ये जो एम्प्लॉयर है ये ठीक से काम कर रहा है, ये सभी चीज़ों को मान करके काम कर रहा है, ये भी यहाँ पे हो सकता है। फिर वो किसी जगह में एंटर करके इंस्पेक्शन वगैरह और सर्च वगैरह कर सकता है, यानी कि अगर उसे किसी जगह में जाना है और वहाँ से कुछ सर्च वगैरह कुछ इंस्पेक्शन वगैरह अगर यहाँ पे करना है तो वो यहाँ पे कर सकता है। फिर अगर बात करते हैं कि कहीं पे अगर उसे ये लगता है कि ये आदमी एम्प्लॉयर हो करके या तो वो अब्यूज़ कर रहा है एम्प्लॉयज़ का या फिर वो ठीक से पैसा नहीं दे रहा है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसका जो यहाँ पे पैसा देने का जो काम है वो
वो जो ये इंस्पेक्टर है वो खुद अपने ऊपर में ले सकता है, मतलब बेसिकली उसका ही काम को वो यहाँ पे बेसिक ये कर सकता है, उसका काम ये अपने पास ले लेगा। फिर टू सीज और कॉपी यानी रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स, कोई अगर रजिस्टर या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उसको भी यहाँ पे सील किया जा सकता है। नाउ फैसिलिटीज टू बी अफोर्डेड टू इंस्पेक्टर्स, एवरी एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर एन इंस्पेक्टर टू कंडक्ट एनी एंट्री, इंस्पेक्शन, सुपरविजन, एग्जामिनेशन और इंक्वायरी रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट। मतलब जितने भी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी हैं, रीजनेबल फैसिलिटीज़ जो भी एक इंस्पेक्टर को ज़रूरी होती है अपना काम करने के लिए, वो सभी का सभी उसको यहाँ पे देना होगा। Now, what are the procedures for determination of period of wages and how the wages of the employee will be disbursed? मतलब ये जो वेज पीरियड है वो कैसे डिटरमाइन होता है और उसी के साथ साथ जो वेजेस है वो किस तरीके से दिए जाएंगे। What is the टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस टू द पर्सन्स एम्प्लॉयड अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मतलब यहाँ पे भी वेज पीरियड के ही बारे में बात की जा रही है। डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डेली वेजेस, अब ये एवरेज डेली वेजेस यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा। हाउ द पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ आर मेड, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग वेज पीरियड्स एंड डिसबर्समेंट ऑफ वेजेस अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। मतलब इसमें एक ही क्वेश्चन में अलग अलग, मतलब एक ही आंसर है, क्वेश्चन तो यहाँ पे अलग अलग है, बट कुछ यहाँ पे वेज पीरियड का डिटर्मिनेशन है, वेज डिसबर्समेंट का यहाँ पे ये है, ये वेज पीरियड, वेज डिसबर्समेंट, उसके साथ साथ एवरेज डेली वेजेस कैलकुलेशन और क्या बोलते हैं वेज पेमेंट, ये सारी बातें यहाँ पे दी गई है। अब अगर सबसे पहले बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर payment of wages, section 3 provides that every employer shall be responsible for the payment to persons employed by him of all wages required to be paid under the act. However, in the cases of persons employed in factories, if a person has been named as the manager of the factory, in the case of persons employed in an industry or other establishments, if there is a person responsible to the employer for the supervision and control of the industrial or other establishments, in the case of persons employed upon railways, if the employer is the railway administration and the railway administration has nominated a person in this behalf for the local area concerned, in the case of persons employed in the work of a contractor, a person designated by such contractor who is directly under his charge, and in any other case a person designated by the employer as a person responsible for complying with the provisions of this act, the person so named, the person responsible to the employer, the person so nominated or the person so designated as the case may be, shall be responsible for such payment. It may be noted that as per section 2IA, employer includes the legal representative of a deceased employer। मतलब बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्राइमा फेसी है वो उस एम्प्लॉयर के ऊपर में ही यहाँ पे आएगी। ठीक है, मतलब जो भी एम्प्लॉयर है जो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है उसके ऊपर में ही जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। However, in the case of persons employed in factories, if a person has been named as the manager of the factory, अब अगर कोई फैक्ट्री है और वहाँ पे फैक्ट्री मैनेजर नाम का भी कोई है तो उसको भी यहाँ पे देना पड़ेगा। In the case of persons employed in industrial or other establishments, if there is a person responsible to the employer for the supervision and control of the industrial and other establishment, मतलब बेसिकली एक जगह को संभालने के लिए अगर किसी आदमी के हाथ में ये कंट्रोल वगैरह दिया गया है तो उसके भी केस में, अगर रेलवेज है तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो नॉमिनेटेड पर्सन होगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो अगर उस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो नॉमिनेटेड पर्सन होगा उसके तहत, या फिर किसी भी केस में जो भी पर्सन को यहाँ पे एम्प्लॉयर के द्वारा डेजिग्नेट किया जाता है उसके ऊपर में ये जो लायबिलिटी है वो आएगा। मतलब बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी आदमी या तो वो एम्प्लॉयर है या तो उस एम्प्लॉयर ने किसी दूसरे को यहाँ पे ये किया है, एम्पावर किया है इन ऑर्डर टू डू द पेमेंट ऑफ वेजेस, तो उसके ऊपर में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है। मतलब जो भी आदमी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है वेजेस देने के लिए, उसको जो वेजेस है उसका पेमेंट किसी भी तरीके से करना है। अब बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड। नाउ एज पर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस शैल fix wage periods in respect of which such wages shall be paid, no wage period shall exceed 1 month। मतलब ये जो वेज पीरियड होगा ये कौन फिक्स करेगा, तो या तो वो
एम्प्लॉयर या फिर जिस भी बंदे को उस एम्प्लॉयर ने यहाँ पे ये काम दे रखा है, तो वो जो है यहाँ पे वेज पीरियड को फिक्स करेगा। ठीक है, दैट पर्सन विल फिक्स द वेज पीरियड। बट अब ये जो वेज पीरियड है इसका कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं दिया गया है, ये स्पेसिफिकली यहाँ पे सिर्फ हर एक आदमी के ऊपर में बस एक जनरल चीज़ बता दी गई है, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग तरीके से जो वेज है वो यहाँ पे दिया जाता है। अब हर एक इंडस्ट्री एक ही तरीके से पैसा दे दे वैसा तो नहीं होगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसका टर्नओवर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, तो वो बहुत जल्दी पैसा दे देते हैं, कुछ कुछ में टाइम लगता है। तो बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का क्योंकि एक अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न एक स्पेसिफिक चीज़ यहाँ पे नहीं दी गई है। हाँ, लेकिन ये जरूर बोला गया है कि भाई किसी भी हालत में 1 महीने से ज़्यादा तुम वेज पीरियड नहीं रख सकते हो, मतलब 1 महीना के अंदर में तो पैसा तुमको किसी भी हालत में देना ही है। नाउ सेक्शन 5 स्पेसिफाइज द time of payment of wages. The wages of every person employed upon or in any railway factory or industrial or other establishment upon or when it's less than 1000 persons are employed shall be paid before the expiry of the 7th day. मतलब जहाँ पे 1000 आदमी से अगर वहाँ पे कम लोग काम करते हैं किसी भी जगह में, मतलब अगर किसी भी एम्प्लॉयर के अंदर में 1000 से अगर लेस देन 1000 बोला है, मतलब अगर 999 लोग तक काम कर रहे होंगे तो उन लोगों को जो पैसा है वो 7वें दिन के अंदर में मिल जाना चाहिए। मतलब जैसे ही वेज पीरियड यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है तो वेज पीरियड के एक्सपायरी के एक सप्ताह के अंदर में यहाँ पे जो पैसा है वो दे देना चाहिए। The wages of every person employed upon or in any other railway factory or industrial or other establishment shall be paid before the expiry of the 10th day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable. However, in the case of persons employed in a dock, wharf or jetty or a mine, in the balance of wages found due on completion of the final tonnage account of the ship or wagons loaded or unloaded as the case may be shall be paid before the expiry of the 7th day from the day of such completion. हाँ, मतलब अगर 1000 से यहाँ पे कम लोग काम कर रहे हैं तो 7 दिन के मतलब जैसे ही वेज पीरियड ख़त्म हुआ तो उसके 7 दिन के अंदर में जो पैसा है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा। और अगर यहाँ पे बात करते हैं द वेजेस ऑफ एवरी पर्सन, मतलब अगर कोई दूसरा चीज़ मतलब मान के चलो 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उस केस में मैं अगर बात करता हूँ तो 10वें दिन के अंदर में दे देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई आदमी किसी डॉक में काम करता है या फिर किसी जेट्टी में काम करता है या फिर किसी जहाज़ में काम करता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे मतलब तुम कितना यहाँ पे काम करोगे उस हिसाब से ये दिया जाता है। जैसे तुमको बोल दिएगा कि यहाँ पे 2 ट्रक को अनलोड कर दो फिर तुमको पैसा देंगे, तो जैसे ही वो यहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है तो उसके 7 दिन के अंदर में यहाँ पे जो पैसा है वो दे देना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम पेमेंट ऑफ वेजेस की बात करते हैं तो जैसे ही वेज पीरियड ख़त्म होगा तो अगर 1000 आदमी से कम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो 7 दिन के अंदर में दे देना पड़ेगा। अगर 1000 से ज़्यादा या फिर कोई भी दूसरा केस हो तो उसमें यहाँ पे जो है हमें ये देना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे 10 दिन का जो मोहलियत है वो दे दिया जाता है। और अगर कोई जहाज़ या फिर कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे जितना तुम काम करोगे उस हिसाब से तुमको पैसा दिया जाता है तो खैर उस केस में यहाँ पे जो है वो 7 दिन मतलब जैसे ही काम खत्म होगा तो उसके 7 दिन में जो पैसा है वो मिल जाना चाहिए। नाउ वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन इज टर्मिनेटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर द वेजेस अर्न बाय हिम शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 2nd वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑन विच हिज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। हाउएवर द एम्प्लॉयमेंट of any person in an establishment is terminated due to closure of the establishment for any reason other than a weekly or other recognized holiday, the wages earned by him shall be paid before the expiry of the 2nd day from the day on which his employment is so terminated. The appropriate government may by general or special order exempt to such extent and subject to such conditions as may be specified in the order the person responsible for the payment of wages to persons employed upon any railway or to persons employed in any daily rated workers in the public workers department of the appropriate government from the operation of this section in respect of wages of any such person or class of such persons, all payment of wages shall be made on a वर्किंग डे। मतलब बेसिकली मान के चलो कि अगर किसी का जो ये है नौकरी है वो यहाँ पे हट जाता है, किसी का नौकरी अगर छूट जाता है, सो वेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन इज टर्मिनेटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर द वेजेस अर्न बाय हिम शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 2nd वर्किंग डे फ्रॉम द डे ऑन विच दिस एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। मतलब जिस दिन उसका काम को ख़त्म कर दिया जाएगा तो उसके 2 दिन के अंदर में,
ठीक है। तुमको जो पैसा है वो यहाँ पे दे देना पड़ेगा। बट अगर जो यहाँ पे है वो किसी बोनाफाइड रीज़न की वजह से मेरा जो एम्प्लॉयर है उसी का काम यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, अदर देन अ वीकली और रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडे द वेजेस अर्न बाय हिम शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकेंड डे फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एम्प्लॉयमेंट इज सो टर्मिनेटेड। मतलब यहाँ पे भी वही बात बोली गई कि अगर उसका यहाँ पे जो काम है वो अगर मतलब नहीं रह पाता है, देन इन दैट केस वो जो 2 दिन के अंदर में जैसे उसका काम खत्म होगा उसके 2 दिन के अंदर में उसको यहाँ पे जो पैसा वगैरह है वो दे दिया जाएगा। ना दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, और इस केस में जो सरकार है वो एग्जेम्पशन वगैरह दे सकती है। फिर अगर बात करते हैं वेजेस टू बी पेड इन करेंट कॉइन और करेंसी नोट्स और बाय चेक और क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट। अब ये तो खैर यहाँ पे जो कॉइन वगैरह है इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये 1936 का एक लॉ है। सो एज पर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट ऑल वेजेस शैल बी पेड इन करेंट कॉइन और करेंसी नोट्स और बाय चेक और बाय crediting the wages in the bank account of the employee, provided that the appropriate government may by notification in the official gazette specify the industrial or other establishment the employer of which shall pay to every person employed in such industrial or other establishment the wages only by check or by crediting the wages in his bank account। मतलब बेसिकली अगर हम बात करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में तो ये जो सिक्का होता है, ये सिक्का के थ्रू भी पैसा दिया जा सकता है और नोट के थ्रू भी पैसा दिया जा सकता है, चेक के थ्रू भी पैसा दिया जा सकता है और बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके भी जो पैसा है वो यहाँ पे दिया जा सकता है। बट जो सरकार है वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को या फिर कुछ जगहों पे ये मैंडेटरी कर सकती है कि आपको यहाँ पे जो भी पैसा है वो आपको बैंक या फिर चेक के थ्रू ही देना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे जगह होता है जहाँ पे कि बहुत सारा जो है वो ब्लैक मनी दे दिया जाता है, मतलब ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर ऐसा रहा तो फिर तो उस एरिया में अच्छा खासा जो है वो टैक्स का चोरी होगा, तो उसको रोकने के लिए काफ़ी जगहों पे ये किया जाता है। मतलब इन अ लॉट ऑफ स्पेसेस, मतलब इन लॉट ऑफ स्पीयर्स जहाँ पे अच्छा खासा ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो सकता है, तो वहाँ पे ये कह दिया जाता है कि आप सिर्फ बैंक या फिर चेक के थ्रू पैसा दीजिए ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे। एंड मैक्सिमम कॉर्पोरेट सेक्टर में बैंक के थ्रू ही पैसा मिलता है। शायद ही मैंने अपने पापा को कभी देखा होगा कि उनको नोट में पैसा मिल रहा है। हाँ, पहले मिलता था, बहुत आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, बट अब जो है वो सारा पैसा बैंक के थ्रू ही आता है। नो करेंसी और कॉइन इज अलाउड, क्योंकि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो सकता है। Now, Section 7 of the Act allows deductions from the wages of an employee in the अब ये जो पैसा वो यहाँ पे पे कर रहा है, तो वो जो पैसा का यहाँ पे पेमेंट हो रहा है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हटाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे डिडक्शन ये अलाउ करता है। तो पहला है यहाँ पे कोई जुर्माना वगैरह अगर लेना है तो वो लिया जा सकता है। मतलब उस आदमी से कोई अगर फाइन वगैरह लेना है, उस आदमी ने कुछ तोड़ ताड़ दिया तो खैर उसमें जो भी फाइन वगैरह है वो लिया जा सकता है। वो ड्यूटी पे नहीं आया था तो उस दिन का पैसा काटा जा सकता है। डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स एक्सप्रेसली इंटरेस्टेड टू द एम्प्लॉय, उसको कुछ गुड्स दे दिया गया था कि तुम इसका ध्यान रखो, उसने उसको डैमेज कर दिया। हाउसिंग अकोमोडेशन एंड एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, हाँ, अगर मैं उसे कोई घर वगैरह दे रहा हूँ तो इसको यहाँ पे परक्विजिट्स बोलते हैं। तो परक्विजिट्स का पैसा मैं वहाँ पे काट सकता हूँ। मान के चलो तुम मेरे ही घर पे रहते हो, तो मैंने तुमको मतलब बाहर में अगर तुम फ्लैट लेने जाओगे तो तुमको वो फ्लैट जो है 5-5 हज़ार रुपये का पड़ेगा। बट अगर तुम अभी लेते हो तो तुमको वो मतलब मैं अगर तुमको फ्लैट दूं तो वो सिर्फ तुमको 2,000 रुपये का पड़ेगा, अच्छा खासा फ्लैट। तो ये केस में वो ये किया जा सकता है। फिर रिकवरी ऑफ एडवांसेस और एडजस्टमेंट ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस, मैंने पहले ही कुछ एडवांस दे के रखा था तो वो मैं यहाँ पे डिडक्ट कर सकता हूँ। रिकवरी ऑफ लोन्स मेड फ्रॉम एनी फंड कंस्टिट्यूटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स अप्रूव्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द इंटरेस्ट ड्यू इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ। मतलब अगर मान के चलो कि कोई भी, अगर मैंने तुमको लोन दे रखा था, सिंपल तरीके से बोलते हैं, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दे रखा था तो वो उसका वो पैसा काट सकता है और इंटरेस्ट भी वहाँ पे जोड़ सकता है। सब्सक्रिप्शंस टू एंड फॉर रीपेमेंट ऑफ एडवांसेस फ्रॉम एनी प्रोविडेंट फंड, अब क्या होता है, पीएफ वगैरह होता है। अब उस पीएफ में बेसिकली क्या होता है कि एक जगह पे पैसा जमा होता है जिसमें थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर करता है, मतलब आधा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है और आधा या फिर आधा से भी जो कम कंट्रीब्यूशन है वो ये करता है, जो एम्प्लॉई है वो करता है। तो ये जो
पीएफ वगैरह का जो पैसा होता है ये यहाँ पे काटा जा सकता है, इनकम टैक्स काटा जा सकता है, बहुत जगहों पे टीडीएस काटा जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जैसे ही तुमको तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है वो तुमको अपना सैलरी देगा, टैक्स उसी टाइम पे काट लिया जाएगा। वाई? बिकॉज बाद में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि बाद में या तो टैक्स देते नहीं हैं या फिर उनको टैक्स देना नहीं आता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये है मतलब बेसिकली लोन वगैरह है, इसको यहाँ पे रिकवर किया जा सकता है। नाउ सब्सक्रिप्शंस टू एंड फॉर, ये तो है यहाँ, हाँ ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी खर्चा वगैरह एम्प्लॉय के लिए करता है वो सारा का सारा यहाँ पे अलाउड है। अब अगर बात करते हैं फाइन्स के बारे में, सेक्शन 8 डील्स विद फाइन्स। इट प्रोवाइड्स दैट नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन सेव इन रेस्पेक्ट ऑफ सच एक्ट्स एंड ओमिशंस ऑन हिज पार्ट एज द एम्प्लॉयर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी मे हैव स्पेसिफाइड बाय नोटिस। मतलब जो भी यहाँ पे फाइन वगैरह लगाया जाएगा, मतलब जैसे यहाँ पे ने कहा कि जो मतलब किसी भी आदमी को जो सैलरी दिया जाता है, जो वेजेस दिया जाता है, उसमें से थोड़ा बहुत जो फाइन्स है उसका डिडक्शन यहाँ पे अलाउड होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अगर किसी को कुछ फाइन वगैरह अगर किसी से लिया जा रहा है तो वो जब तक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड ना हो तब तक वो फाइन नहीं कलेक्ट किया जा सकता है। अ नोटिस स्पेसिफाइंग सच एक्ट्स एंड ओमिशन शैल बी एग्जिबिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑन द प्रीमाइसेस इन विच द एम्प्लॉयमेंट कैरीड और इन द केस ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड अपॉन अ रेलवे। मतलब बेसिकली जो जुर्माना वगैरह यहाँ पे होता है वो बेसिकली तुमको पहले उन लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमको ये करना पड़ेगा, तुम अगर इसके अंदर में थूकते हो तो तुमको 500 रुपये का यहाँ पे फाइन देना पड़ेगा, सिगरेट पीते हो तो इतना का यहाँ पे फाइन देना पड़ेगा। तो इसका नोटिस पहले से यहाँ पे उनको पता होना चाहिए। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन अंटिल ही हैज़ बीन, हाँ अगर उसने ये कर दिया तो उसको भी अपना पक्ष रखने का जो है वो टोटली हक होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन विच मे बी इम्पोज्ड इन एनी वन वेज पीरियड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल नॉट एक्सीड एन अमाउंट इक्वल टू 3% ऑफ द वेजेस पेएबल टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट वेज पीरियड। मतलब बेसिकली जितना भी सैलरी उसको मिल रहा है उसका 3% से ज़्यादा का उस पर ऊपर में फाइन नहीं लगाया जा सकता। नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। अगर कोई भी आदमी 15 साल से कम उम्र का है तो उसके ऊपर में किसी भी तरीके का जो फाइन वगैरह है वो नहीं लगाया जा सकता। नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी रिकवर्ड फॉर हिम बाय इंस्टॉलमेंट्स और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डे ऑन विच इट वॉज इम्पोज्ड। मतलब ये जो फाइन है वो तुमको एक ही बार में लेना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट में नहीं ले सकते हो। मतलब ये नहीं होगा कि इस महीने थोड़ा सा ले लिया, अगले महीने थोड़ा सा ले लिया, अगले महीने थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि एक ही बार में ले लेना ज़्यादा बढ़िया रहता है बजाय इसके कि बार बार जो पैसा है वो यहाँ पे लिया जाए। एंड एवरी फाइन शैल बी डीम टू हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द डे ऑफ द एक्ट और ओमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट वॉज इम्पोज्ड। और जिस दिन वो ये हुआ था, मतलब जिस दिन उसने वो मतलब क्या बोलते हैं, जिस दिन उसने वो वायलेशन किया था, जिस दिन उसने वो वायलेशन किया था उसी दिन से जो वो फाइन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो भी यहाँ पे फाइन है वो 90 दिनों के अंदर में यहाँ पे कलेक्ट हो जाना चाहिए। एंड ऑल फाइन्स एंड ऑल रियलाइजेशंस देयर ऑफ शैल बी रिकॉर्डेड इन, हाँ इसका एक रजिस्टर रहेगा। मतलब बेसिकली बहुत कुछ यहाँ पे नहीं बोला गया है। जो भी फाइन लगाया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, वो प्रॉपरली वहाँ पे बताया होना चाहिए। कोई भी जो फाइन है वो तब तक नहीं हम लोग दे सकते हैं जब तक कि एक क्या बोलते हैं उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया है। जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ यहाँ पे फाइन है वो 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 15 साल से कम उम्र के किसी एम्प्लॉई से किसी भी तरीके का जो फाइन है वो नहीं ले सकते हैं, और वो जो फाइन है वो 90 दिनों के अंदर में ले लिया जाना चाहिए, और इंस्टॉलमेंट में वो किसी भी हालत में नहीं ले लिया जाएगा। और जो फाइन है वो उस दिन के हिसाब से, मतलब जो फाइन है वो उस दिन लगेगा जिस दिन उसने वो यहाँ पे कांड किया था, ये नहीं कि जिस दिन वो कांड यहाँ पे उसका पकड़ाया हो। और जो भी यहाँ पे फाइन वगैरह है उसका एक रजिस्टर मेंटेन रहेगा कि किस से कितना फाइन लिया गया और उसने जो है वो कैसे दिया। नाउ ब्रीफली डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ अनडिसबर्स्ड वेजेस इन केसेस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। मतलब अगर अब कोई आदमी अगर मर जाता है तो फिर उसका जितना भी ये पैसा वैसा रहता है वो तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, तो अब ये कैसे जाएगा। सो सेक्शन 25A
it covers payment of undisbursed wages in cases of death of employed person. Subject to other provisions of the Act, all amounts payable to an employed person as wages shall, if such amounts could not or cannot be paid on account of his death before payment or on account of his whereabouts not being known, be paid to the person nominated by him in this behalf in accordance with the rules made under. मतलब हर एक आदमी का नॉमिनी होता है तो उस नॉमिनी को ये पैसा दे दिया जाएगा. Where no such nomination has been made or where for any reason such amounts cannot be paid to the person so nominated, be deposited with the prescribed authority who shall deal with the amounts so deposited in such a manner as may be prescribed. और अगर नॉमिनी नहीं मिल पा रहा है तो एक अथॉरिटी दे दी जाएगी कि तुम सरकारी उस अथॉरिटी में वो पैसा दे दो और फिर सरकार उसको जानेगी. मतलब सरकार यहाँ पे जो खोजताल है वो यहाँ पे करेगी. वेयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑल अमाउंट्स पेबल टू एन एम्प्लॉयड पर्सन एज वेजेस आर पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयड पर्सन और आर डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर विद द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, द एम्प्लॉयर शैल बी डिस्चार्ज ऑफ हिज लायबिलिटी टू पे दोज वेजेस. हाँ, और अगर जैसे ही वो पैसा उसके नॉमिनी को मिल जाता है तो उसी टाइम पे जितना भी मतलब उसके ऊपर में जो भी लायबिलिटी वगैरह था वो वहाँ से हट जाता है. अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि इफ एन एम्प्लॉय passes before they can be paid or if they are missing and can't be found, so the wages should be given to the person the employee chooses nominated following the rules of this act. If there is no nominated person or the money can't be given to them for some reason, the employer must give the wages to. तो खैर हम लोग यहाँ पे जानते ही हैं, मतलब ये वही बात है यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है. ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, नॉट दैट मच वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में. तो इसका खैर आने का ये शॉर्ट नोट्स है, तो इसको अगर ये आता है तो इसको स्किप कर देना, बट फिर भी देखते हैं. जो ऑथराइज डिडक्शन है वो तो खैर हम लोग सेक्शन 7 में देख ही चुके हैं कि भाई ये यहाँ पे क्या है, तो उसको हम लोग दोबारा नहीं देखेंगे. बट इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट मतलब जैसा कि हमने कहा कि ये जो एम्प्लॉयर रहेगा वो किसी इंडस्ट्रियल या फिर किसी वैसे ही किसी इस्टेब्लिशमेंट का होना चाहिए. तो वो यहाँ पे क्या है, तो देखो सेक्शन इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट मीन्स एनी tramway service or motor transport service engaged in carrying passengers or goods or both by road for hire or reward. मतलब जो भाड़े पे गाड़ी वगैरह यहाँ पे चलाते हैं तो वो जो यहाँ पे ट्रामवे सर्विस देते हैं, मतलब बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं, उन लोगों के ऊपर में ये आया है. ठीक है, फिर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस अदर दैन सच सर्विस बिलोंगिंग टू बी एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयड इन द मिलिट्री. मतलब बेसिकली जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है उन लोगों को भी ये बताया गया है. डॉक वॉर फॉर जेटी वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया. फिर इनलैंड वेसल मैकेनिकली, ये सारी वही बात है. माइन क्वेरी और ऑयल फील्ड प्लांटेशन वर्कशॉप, ये इनलैंड वेसल डॉक मतलब हो गया जो कि वाटर के साइड में काम करते हैं. इनलैंड वेसल मतलब ये पानी के ऊपर में चलने वाला. माइन क्वेरी ऑयल फील्ड तो हम लोग समझ चुके हैं, जो खदान वगैरह होता है, जो तेल का कुआं वगैरह होता है. प्लांटेशन मतलब कोई बहुत बड़ा प्लांट है. वर्कशॉप और अदर इस्टेब्लिशमेंट इन विच आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस अडेप्टेड, मतलब कोई अगर वर्कशॉप वगैरह तो वो भी इसके अंदर में आ जाएगी. इस्टेब्लिशमेंट्स इन विच एनी वर्क रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, मतलब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सारी बातें. एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है. मतलब बेसिकली अगर हम इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर में वो ट्रांसपोर्ट मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का जो सर्विस वगैरह है वो सब आ जाता है. एयर ट्रांसपोर्ट का जो सर्विस वगैरह है वो भी आ जाता है. वाटर, अब जैसे कोई डॉक या फिर जेटी है तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो भी इसके एम्बिट में आते हैं. पानी पे चलने वाला जहाज, माइन, देखो सबसे पहले बहुत यहाँ पे आसान है, इसको याद रखना. ज़मीन पे चलने वाला सारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट. एयर सॉरी मैंने पैसेंजर बोल दिया. ज़मीन पे चलने वाला ट्रांसपोर्ट, एयर पे चलने वाला ट्रांसपोर्ट, वाटर पे चलने वाला ट्रांसपोर्ट, जेटी हो गया. फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे खदान का, ऑयल फील्ड का, किसी प्लांट का, ये हो गया एक तरीके का. फिर वर्कशॉप और अदर इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे कोई चीज़ को बनाया जा रहा है वो, और कंस्ट्रक्शन साइट या फिर कोई भी नोटिफाइड जगह. ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये इट इज़ नॉट दैट, मतलब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं है. ठीक है, तो खैर हमारा अगर बात करते हैं तो ये जो चैप्टर है ये हो चुका है. बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में से मतलब यहाँ पे कुछ खास था नहीं, बट हाँ ये चैप्टर में से क्वेश्चन जो है वो एक तो मिनिमम आएगा ही. एंड आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये इतना ज़्यादा टफ है कि इसके लेकर के किसी को यहाँ पे दिक्कत वगैरह हो. ठीक है, तो खैर हम लोग तो ये चैप्टर हो गया. अब इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पर जाएंगे, जो चैप्टर मेरे हिसाब से है वर्क
वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट, मतलब अगर वर्कमैन को कोई नुकसान वगैरह हो जाता है बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर, तो उस केस में वो किस तरीके से उसको कंपनसेशन वगैरह देगा, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये चैप्टर जो है वो हमारा स्टार्ट होगा।